हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज के ये क्वेश्चंस देखेंगे जो DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड BD के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जीके के आने वाले और भी एग्ज़ाम्स में जीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसी की सीरीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। अगर आपने इसके पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि आकाश में नीला रंग यानी ब्लू कलर का जो कलर होता है वो प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। जब भी लाइट जब नीले रंग की एक्चुअली में जब आसमान में दिखाई देती है तो बेसिकली उसका क्या कारण होता है। जो पूरा आसमान हमें नीला रंग का नज़र आने लगता है, पूरा पूरा दिखाई देने लगता है आसमान नीला नीला, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि सूर्य से जब कोई किरणें चलती हैं तो हम सब जानते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं? पहला है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन नामों से हम लोग इन कलर को जानते हैं। तो इसमें कुल 7 कलर्स होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो इसमें बैगनी है वॉयलेट, यानी जब विबग्योर बनता है तो उसमें शुरुआत का वी और लास्ट का आर, इन दोनों पे फोकस करें। तो विबग्योर का यानी कि वायलेट कलर जो स्टार्टिंग में होता है वॉयलेट, इसमें जो इसकी वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। वेवलेंथ मतलब इसका ट्रैवल करने का जो एक स्पीड है वो चीज़ हिंदी में तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वो कम होता है। और रेड कलर का सबसे तेज होता है। तो बेसिकली देखते हैं ना हम लोग की मोटरसाइकिल में जो बैक लाइट लगी होती है, टेल लाइट, और जो इंडिकेटर्स लगे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उसे दूर से देखा जा सकता है और वो ट्रैवल बहुत तेज़ी से कर सकती है वो लाइट, इसलिए ऐसा होता है। तो उसकी वेवलेंथ हाई होने के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे ब्लू कलर की बात कर रहे हैं तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जो रेड कलर है उस समय के टाइम में रेड कलर तो ज़मीन तक आ जाता है जहाँ भी उसे पहुँचना है, बट जो ब्लू कलर होता है जब वहाँ से चलता है तो वो थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है। कारण उसके बीच में ये होता है कि जो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ गैस के, कुछ धूल के कणों के, इन सब के बीच के पार्टिकल में ये जो ब्लू कलर का एक वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो आके थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत देर तक उसी एयर में बना रहता है और उस वजह से हमें लाइट में पूरे जब हम अपनी तरफ से देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें ब्लू कलर का पूरा आसमान नज़र आता है। अच्छा, वॉयलेट होता है ये, हिंदी में हम लोग इसे बैगनी कहते हैं, लेकिन ये बैगन के कलर का नहीं दिखाई देता। उसका रीज़न ये है क्योंकि सन की लाइट की जो एक इंटेंसिटी है वो हाई होती है, और हाई इंटेंसिटी होने के कारण ब्लू कलर जो है, बैगनी कलर जो है वो लाइट हो जाता है यानी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हल्का सा ब्लू कलर का आसमान पूरा दिखाई देता है। तो ये इसके पीछे रीज़न है। और इसमें जो बेसिक रीज़न होता है वो होता है रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है कि हमें पूरी की पूरी जो आसमान होती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा, परावर्तन जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो बरसात के समय या बरसात के बाद जब बंद होती है बरसात, तो उसमें उस समय देखा है कि आसमान में 7 कलर का ऐसे एक पट्टियाँ बन जाती है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये इंद्र का धनुष नहीं है, एग्जैक्टली क्या है इस चीज़ को पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है, बनता कैसे, एग्जैक्टली क्या कारण होता है। तो देखिए इसके पीछे जो कारण है वो सिर्फ इतना सा है कि जब सूर्य का प्रकाश बरसात के टाइम में जब बूंदें बड़ी बड़ी होती उनसे टकराता है, सूर्य का प्रकाश बूंदों से टकराता है, तो उस समय के टाइम में ये एक प्रिज्म का काम करने लगता है। जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करता है। और प्रिज्म करता क्या है? प्रिज्म एग्जैक्टली जो लाइट होती है, लाइट की रे, उसको सेपरेशन करने का काम करता है, यानी अलग अलग करने का। तो उसमें जो 7 कलर्स होते हैं उनको अलग अलग 7 कलर में डिवाइड कर देता है। तो वो प्रिज्म का काम करने की वजह से ऐसा होता है। और बेसिकली एक तरफ ये पूरा जो है बेंट होता चला जाता है ये लाइट, इस वजह से हमें वो 7 कलर्स जो हैं स्टेप टू स्टेप सारे के सारे नज़र आने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और सेम वही चीज़ पहले की तरह ही इसमें विबग्योर वाले कलर ही देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ होगा वो सबसे बाहर दिखाई देगा और जिसका सबसे कम होगा वो अंदर दिखाई देगा। तो बेसिकली यही कारण होता है इस इंद्रधनुष के बनने का। इसमें स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट होता है पानी की बूंदों से टकराने के बाद में सूर्य की रोशनी का। तो बेसिक कारण ये है, इसी वजह से यहाँ पर बनता है। लेकिन इसमें किस तरह का प्रोसेस यूज होता है? तो प्रोसेस एग्जैक्टली जब हम लोग कहेंगे तो इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही कंडीशंस बनती हैं।
कभी भी ध्यान से इसमें समझेंगे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बनता है, यानी कि इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों की कंडीशंस होती हैं, इस वजह से ऐसा इसमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं तो इस तरह से इसमें बनने वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी कह रहा कि यानी इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही सूर्य की प्रकाश के द्वारा होता है बूंदों के साथ में, इसलिए ये निर्माण होता है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसके लिए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं, तो कौन सी कंडीशन होती है इंद्रधनुष बनने की? जब प्रकाश, तो प्रकाश किस कंडीशन में आ जाता है कि इंद्रधनुष बनता है? वायुमंडल में जो निलंबी वर्षा की बूंदें होती हैं, यानी लंबी बूंदें गिर रही होती हैं, जब उनसे रिफ्लेक्शन होने के बाद विकिरण यानी कि डेविएशंस हो जाता है, उसका पलट जाती हैं बूंदें रोशनी, इसलिए ऐसा होता है। वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने पर अपवर्तन होने के कारण विकिरण हो जाता है, या फिर वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण होता है। तो अभी ऊपर यही चीज़ समझ रहे थे कि इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है, बट फुल्ली, यानी कि आंतरिक परावर्तन, फुल कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो वो कंडीशन जब होती है बूंदों की साथ में सनलाइट की, सन रोशनी की, तो फिर उसमें जाके ये इंद्रधनुष बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में होता है। अब इंद्रधनुष में क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, और इन सब में हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, यानी गलत कथन का चयन करें। तो पहला, पृथ्वी की ओर इसके अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश होता है, या पृथ्वी की ओर इसका झुकाव वक्रता का झुकाव होता है, आकाश की ओर के सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, और पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है। तो क्या एग्जैक्टली कारण होता है? तो देखिए जनरली क्या होता है, इसमें किस तरह की चीज़ होती है कि आमतौर पे इंद्रधनुष में जो क्या होता है, रेड कलर वो बाहर की तरफ रहता है। उसका रीज़न क्या है? स्टार्टिंग से ही हम पढ़ रहे हैं बार बार इस चीज़ को कि वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा होती इस वजह से, और जो वॉयलेट कलर होता है यानी बैगनी, वो अंदर की तरफ होता है। तो जो पानी की बूंदें होती हैं उनसे रोशनी टकराने के बाद इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, और 2 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद ही ऐसा होता है कि ये इंद्रधनुष इस टाइप का बनता है कि जो हमें एक पूरी की तरह से धनुष के आकार का दिखाई देता है, यानी कि कर्व टाइप का नज़र आता है, और इसी वजह से इसको हम लोग इंद्रधनुष के शेप में देखते हैं। तो बेसिक रीज़न यही है, और बेसिक रीज़न इस चीज़ में क्लियर किया गया है कि इसका पृथ्वी की ओर इसके अंदर के रंग के रूप में जो है लाल प्रकाश होने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो जो बेसिकली उसमें रेडिएशंस हो रहे होते हैं, उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो कहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो परावैंगनी क्षेत्र में, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, या दृश्य क्षेत्र में, या फिर अवरक्त क्षेत्र में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो संक्रमण आयर होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं, यानी एटम्स जो हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। रीज़न ये होता है कि जो लाइटिंग आ रही होती है उस लाइटिंग को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी पानी की बूंद जो है अलग अलग कलर की जब दिखने लगती है तो उसमें लाइटिंग को ऑब्जॉर्व करते हुए कंडीशन में ऐसा होता है, इसलिए ये प्रोसेस हमें दिखाई देता है। तो उसको हम लोग एग्जैक्टली एक भाषा में, मतलब उसे एक वर्ड में बोलेंगे तो दृश्य क्षेत्र कहलाता है वो, यानी कि जो हमें वहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रहा था, दिखाई दे रहा होता है वो चीज़। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? यानी कि जब हम दूर की, बहुत दूर की कोई भी चीज़ को देखते हैं, बेसिकली जैसे अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट को देखना चाहें या पार्टिकल को देखना चाहें, तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त दूरदर्शक, या आवर्धक लेंस? इनमें से हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? तो जब भी हमें कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो उसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम लोग हिंदी में पार्थिव दूरदर्शक कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है, और इससे जब दूर की कोई वस्तु हम देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, और एक प्रोसेस इसके अंदर यूज होता है वो प्रिज्म का सिस्टम, यानी प्रिज्म का पूरा फंक्शन इसके अंदर यूज होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है यानी पार्थिव दूरदर्शक, इससे हम बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट कलर का जो लाइट होती है वो भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त होने करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इसे अलग अलग इसको डेविएशंस करते हैं तो इसके अलग अलग सेपरेशन करने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी बहुत बार सिलेबस में है कि हम जब सन रे के 7th कलर को डिवाइड करना चाहते हैं, अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रिज्म की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो लाइट का डेविएशंस होता है उस चीज़ को, डिप्रेशन ऑफ द लाइट जो होती है उसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, मतलब किस कैटेगरी में उसको हम रखते हैं, किस तरह से देखते हैं उसको, कि सूक्ष्मदर्शी से, दूरबीन से, स्पेक्ट्रोमीटर से या फोटोमीटर से। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी ऊपर हम एक चीज़ देख रहे थे कि प्रिज्म से हम लोग इसको जो है इसको डाइवर्स करते हैं, अलग अलग तरीके के डाइवर्जन हमें इसमें मिलते हैं। बट प्रिज्म एग्जैक्टली करता क्या है। प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम का काम करता है, स्पेक्ट्रम में जिसमें अलग अलग धाराओं में जो है सूर्य की रोशनी जो है बट जाती है। तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के तौर पे देखते हैं। तो बेसिकली हम इसी का यूज करते हैं, जिसमें पॉलीक्रोमैटिक टाइप की एक लाइट जो है इसमें यूज की जाती है, जिसको लाइट को एग्जैक्टली सन रे को पॉलीक्रोमैटिक लाइट भी कहा जाता है, जो किसी भी प्रिज्म से अगर उसे पास कराया जाए तो वो डिप्रेशन ऑफ लाइट के प्रोसेस में पहुंच जाएगा, मतलब अलग अलग कलर में वो डिवाइड हो जाएगा, जो फाइनली हमें विबग्योर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें 7 कलर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम का जो हम लोग एक यूज़ करते हैं वो उसकी जो पूरी थ्योरी पढ़ते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर जो नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू इसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरणताल यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है वास्तविक गहराई में कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है। तो कभी आपने गिलास में पानी भर के देखा होगा तो ऊपर से जब हम उसे देखते हैं तो थोड़ा सा जो गिलास का साइज़ होता है यानी नीचे तक का वो उसका जो साइज़ है वो कम लगने लगता है, ऊपर से पानी अगर आधा भरा है या पूरा भरा है उसको देखने पे। कुछ इसी तरह से होता है कि जब हम लोग स्विमिंग पूल को देखते हैं तो जो नीचे सरफेस होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी ऊपर से देखने में कम गहरा नज़र आता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है। तो उसमें सीधा सा कारण है कि जब लाइट उसमें रिफ्रैक्ट हो रही होती है, पूरी तरह से अपवर्तिक होती है, यानी रिफ्रैक्शन जब हो रहा होता है उसमें, तो उसके प्रोसेस पे वो काम करती है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पे काम करती है। तो उसमें जो उसका रियल एक डेप्थ होता है, गहराई होती है, वो कम गहरा दिखने लगता है। रीज़न इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आने लगता है। तो बेसिकली यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें वो कम दिखाई देता है, यानी कम गहरा दिखाई देता है पानी के अंदर देखने पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। तो सेम थिंग है कि जो स्विमिंग पूल में प्रोसेस चलता है तो यहाँ भी सेम प्रोसेस चलेगा कि उसी तरीके से यहाँ पर भी वही कारण रहेगा, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ही रहेगा, कि जिसकी वजह से हम लोग पानी की टंकी को अगर ऊपर से देखते हैं वो भी कम गहरा दिखाई देता है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम लोग इसको इमेजिनरी इसकी जो डेप्थ होती है उसको हमें मेज़र करना होता है, तो क्या होता है कि इसका आभासी जो इमेजिनरी डेप्थ होगी उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें वास्तविक गहराई यानी कि जो उसकी रियल डेप्थ होती है अपॉन उसमें जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको यूज़ करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, जैसे एयर का या वाटर का या ग्लास का, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है हर एक मीडियम का। इसलिए उसका जो भी जिस मीडियम में भी उसको यूज़ हम कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अपॉन में रखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है। तो एग्जैक्टली ताप बजट क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग एग्जैक्टली जो है मतलब जब इसमें हीट बजट कहलाता है ये, तो आउटगोइंग जो लाइट्स होती हैं, इसमें निकलने वाली बाहर की जो लाइट्स होती हैं उनके प्रोसेस में हम इसको देखते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हीट बजट होता है, जब पृथ्वी पर कोई भी सूर्य की रोशनी रेडिएशन के थ्रू आती है, यानी कि जब वहाँ से आती इंसिडेंट होती है पूरी तरह से, तो जो आउट गोइंग यानी विकिरण जो आउट गोइंग ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, उन दोनों का जो बैलेंस होता है उसे हीट बजट कहा जाता है। मतलब सूर्य से रोशनी आई,
पृथ्वी से टकराने के बाद भी वो रेडिएट करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा यानी हीट बढ़ेगी। तो उन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनेगा उसको हम लोग हीट बजट बोलते हैं। तो पृथ्वी की तरफ से आने वाला जो एक विकिरण होता है या रेडिएशन होता है वो 29% जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी 29% एरिया कवर कर लेता है, और उसके बाद में अंतरिक्ष में जाकर दोबारा ये रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी चेंज हो जाता है वहाँ पे जाके, और 71% जो है ऊपर से हिस्सा नीचे की तरफ आता है। तो बेसिकली इन दोनों में इस तरह के चेंजेस होते हैं, तो जिसको हम लोग यहाँ पर ताप बजट या फिर हीट बजट के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी सही व्याख्या क्या करता है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है। दूसरा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप को ट्रांसफ़र करते हैं यानी हीट को, या फिर आगत विकिरण यानी इंसिडेंट जो रेडिएशन है और निर्गत विकिरण या जाने वाला इंसिडेंट जो एक हीट है पृथ्वी से, उन दोनों का संतुलन है। तो अभी इसकी बात बता रहे थे कि दोनों का ये बैलेंस होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसकी व्याख्या करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, यानी पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हल्का सा हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है। इसके पीछे क्या कारण होता है कि हमें रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे हम लोग रे लाइट बोलते हैं। एग्जैक्टली वो किस तरीके से हमें उस समय रे लाइटें दिखाई देती हैं रेड कलर की, क्यों? तो बेसिक कारण क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो वायुमंडल है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे पहला कारण है लालिमा का एग्जैक्टली उसमें प्रकीर्ण होना, यानी कि सूर्य की रोशनी का वहाँ पर चलना यानी जाना, एक तरीके से लौटना। तो एक वैज्ञानिक थे रेली नाम के, उनका नाम था रेली। इस तरह से इन्होंने जो है प्रकीर्णता का जो प्रकाश है उसकी तीव्रता यानी कि उसकी इंटेंसिटी को और इसके तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा को जो है एक उसके बीच में फार्मूला जनरेट किया था, और वो फार्मूला एग्जैक्टली क्या था कि आई जो है वो व्युत्क्रम था कि आई के का व्युत्क्रम जो है रेसिप्रोकल था, वो 1/λ4 के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो इसमें फार्मूला ये जनरेट किया था वो इस चीज़ के लिए जनरेट किया गया था एग्जैक्टली कि जो प्रकीर्ण होता है वो इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना होता है। तो इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ जो है वो 1/λ4 करने पर जो इसका इंसिडेंट होगा यानी जो लाइट आ रही होगी उसके रेसिप्रोकल में होता है ये। तो इतना इसमें होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो जितनी कम होगी उसका प्रकीर्ण उतना ज़्यादा होगा, मतलब जितनी वो कम होगी उतना वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ दर्शा रहा है कि 1/λ मतलब कम हो जा रहा है, उसमें पावर 4 कर दे रहे हैं, ये जितना कम होगा तो आई उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे इन्होंने शो किया। तो बेसिकली सूर्यास्त के समय जो वायुमंडल की लालिमा होती है वो इसी कारण से होती है कि प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना अपवर्तन होता है? नहीं। उसके बाद में रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर देखना, सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो बेसिकली अभी हम देखिए ऊपर देख रहे थे कि सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का लाल दिखाई देना ये अपवर्तन नहीं है, अभी ऊपर बात कर रहे थे प्रकीर्णन होता है। तो सूर्य का अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना ये अपवर्तन है। सूर्य उदय के 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना ये भी अपवर्तन है, लाल लाल कलर दिखाई देने लगता है। और रात में जब तारे टिमटिमाते हैं ये भी अपवर्तन है। बट क्या अपवर्तन नहीं है? तो वो सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकीर्ण है, ना कि अपवर्तन। तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है, ना कि अपवर्तन के कारण। ठीक, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तरल से भरे हुए बीकर का यानी कि किसी लिक्विड से भरा हुआ अगर एक ग्लास है, जो एक एक्सपेरिमेंट ग्लास होता है फ्लास्क, उसमें भरा हुआ है, तो किस कारण से कुछ ऊपर भाग उठा हुआ दिखाई देता है। तो अभी इन चीज़ों को हम समझ रहे थे, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें सीधा सा है कि अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, इसलिए वो हमें ऊपर उठा हुआ पानी उसके अंदर दिखाई देता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे इसे समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लेंस किस से बनता है? पायरेक्स कांच से, फिल्ट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो लेंस बनने का क्या प्रोसेस होता है? तो लेंस जो एग्जैक्टली है वो क्राउन कांच एक यूज़ होता है, या फिर उसको फ्लिट कांच कहते हैं। क्राउन कांच होता है या फिर फ्लिट कांच कहलाता है।
उसका यूज़ इसमें किया जाता है और इसका यूज़ करके ही इसको बनाया जाता है। आजकल क्या है कि एक्रिलिक एक प्लास्टिक का भी लेंस बनने लगा है, तो कई बार ये ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि अगर प्लास्टिक में हो तो वो चीज़ भी आप याद रखिए, एक्रिलिक टाइप की प्लास्टिक होती उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर कांच की केवल बात करेंगे तो फिल्ट कांच होता है, जिससे इसमें जो है लेंस को हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टि के स्थायित्व सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, यानी दृष्टि के स्थायित्व का कंडीशन क्या होता है। तो मस्तिष्क पर द्वारा जब रेटिना पर रोशनी पड़ती है तो उसमें कुछ जो है हम लोगों को फीलिंग्स जनरेट होती हैं, यानी कि पता चलने लगता है कि लाइट वहाँ पे आ गई वाइट कलर की। तो उसमें जो है उसका प्रतिरूप कुछ देर के बाद तक, कुछ क्षण के बाद तक रहता है, जिससे उसमें क्या होता है कि दृष्टि के स्थायित्व का एक कंडीशन बन जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई चीज़ देखी और जैसे ही आप आँख बंद करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए आपको वो चीज़ नज़र आती रहेगी। इस कंडीशन को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसके पीछे का सिद्धांत होता है सीधे सीधे इसका फिल्म यानी सिनेमा, जो उसमें इमेज बनी है वो इमेज इसका कारण होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिनेमा कहते हैं और इंग्लिश में फिल्म। तो ये इसमें कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि क्वेश्चन मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका किसका उदाहरण है, क्या होता है ऐसा कि हमें ये मरीचिका दिखाई देती है। तो एग्जैक्टली मरीचिका होता क्या, मिरज जिसे बोलते हैं। तो मिरज होता क्या है कि जनरली हम लोग कभी भी जब कभी रेत पर ही देखें या गर्मियों के दिनों में भयंकर जब गर्मी पड़ रही हो, रोड को हम देखें जो दूर तक हमें नज़र आ रही रोड, तो कई जगह पे हम ऐसा देखते हैं दूर से कि वहाँ पे पानी पड़ा हुआ हमें नज़र आता है। ये आभास ऐसा हमें थोड़ा सा होता है, और जब हम पास में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, इसमें किस वजह से ऐसा होता है। तो इसका सीधा सा कारण होता है कि उस जगह पर जब हम खड़े होते हैं दूरी पर, तो पूरा का पूरा जो वहाँ पे लाइट पड़ रही होती है, उस लाइट के कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों का कंप्लीट एक वहाँ पे प्रोसेस यूज हो रहा होता है, यानी पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और वो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है। तो प्रकाश के पूर्ण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा संभव होता है कि हमें जो आभास होने लगता है कि वहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, इस तरह से नज़र आने लगता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरीचिका बनने वाली घटना को कहते क्या हैं। अच्छा, ये घटना कहलाती क्या है। तो ये घटना वही कहलाती कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और अपवर्तन अगर दिया होगा तो वो भी ध्यान रखना है कि ये अपवर्तन भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन, सर सीवी रमन और उनके किस प्रयोग के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके किस प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसका रीज़न क्या था इनके पीछे नोबेल उनको मिलने का, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट जो होती है में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो आगे शीशा लगा होता है वो किस तरीके के शीशे को यूज करते हैं उस जगह पर। तो बेसिकली जो भी हेडलाइट्स होती हैं उन्हें हम लोग परवलीय, यानी कि एक कर्व टाइप का एक उसमें ग्लास यूज होता है। अंदर देखते हैं जो हेडलाइट होती है ऐसे करके सामने शीशा लगा होता है और अंदर एक कटोरी टाइप की लगी होती है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि एक परवलीय दर्पण कहलाता है, यानी कर्व जो है उसमें मिरर लगा होता है, जिसको कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। और जिसका कारण क्या होता है कि उसमें लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जो है डाइवर्ज किया जा सके, इस वजह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली रीज़न यही होता है जिसकी वजह से वहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर लगने वाली जो प्लेट्स होती हैं, लाइट्स होती हैं, वो वहाँ पे परवलीय दर्पण होता है। तो परवलीय दर्पण किस तरीके कहलाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कारों के हेडलैम्प में प्रतिदर्पण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है कि जो कार के अंदर ग्लास लगे होते हैं अंदर, वो भी सेम उसी तरह से होते हैं। तो परवलीय वहाँ भी होता है। अब चाहे कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, या फिर किसी साइकिल में भी हेडलाइट लगी हो, तो हेडलाइट का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा परवलीय अवतल ही उसमें प्रयोग किया जाता है। अवतल तो होता है, कॉनकेव तो होता है, बट वो मतलब एक कटोरा टाइप का डिज़ाइन जो होता है परवलीय कहलाता है। तो वो एग्जैक्टली जो है उस तरीके से होता है वहाँ पर बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन चलाने हेतु पार्श्व दर्पण होता है। तो इसमें जो शीशा लगा होता है इस जगह पर पीछे का देखने के लिए हमें चीज़ों को, तो वो किस तरीके से, जिसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पर हमेशा उत्तल होता है, यानी कि
कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है एग्जैक्टली वहाँ पे। तो कॉन्वेक्स मिरर से हम पीछे की चीज़ों को देख पाते हैं, जो बड़े से बड़े चित्र को छोटे साइज़ में करके हमें सामने की तरफ दिखाता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य अपना सिर अपने शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की ही दिखाई देती हैं। दर्पण अंशों के शेप कैसे है, मतलब अगर ये कंडीशन है, कोई आदमी सामने खड़ा हुआ कि अगर मान लीजिए उसके पैर जो हैं उसी साइज़ के दिख रहे हैं जिस साइज़ के हैं, बट ऊपर का शरीर छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसा किस कारण से होगा, किस टाइप का शीशा सामने रखा होगा कि वहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सके। तो देखिए, जहाँ पर हमें अपने साइज़ का सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, सामने मौजूद जो उसमें ग्लास होगा या मिरर होगा वो हमेशा प्लेन मिरर होगा। बट जहाँ पे हम अपने साइज़ को छोटा देख रहे होंगे उस जगह पे हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है या कॉन्वेक्स मिरर का, तो जिसको हिंदी में हम लोग उत्तल कहते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे उत्तल और समतल दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कुछ पार्ट, जिसकी वजह से जिस पार्ट में उत्तल होगा यानी कॉन्वेक्स, वहाँ पे हमारा शरीर का हिस्सा छोटा दिखाई देगा। लेकिन जिस जगह पर वो नहीं होगा ऐसा, उस मतलब वहाँ पे प्लेन मिरर होगा, उस जगह पे हमारी बॉडी उसी साइज़ की दिखाई देगी जिस साइज़ की है। तो बेसिकली ये तरीका होता है जिससे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो हमें दिखाई देता है अपना शरीर कुछ हिस्सा छोटा और कुछ हिस्सा उतना ही दिखाई देता है जितना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है। तो 3D फिल्में आजकल हम लोग देखने लगे हैं, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें जो VBX होता है, तो उसमें किस तरीके का प्रोसेस यूज किया जाता है, बेसिकली ये चीज़ पूछी जा रही है। तो उसमें जो क्या होता है कि लाल हरे रंग के और लाल नीले रंग के जो चश्मे प्रयोग किए जाते हैं 3D फिल्म देखने के लिए, रेड होंगे, ग्रीन होंगे, रेड ग्रीन, या फिर रेड और ब्लू कलर के होंगे, वो 3D चश्मे यूज किए जाते हैं। जबकि आज के टाइम में, पहले ये होता था, लेकिन अभी के टाइम में क्या है, पोलराइज्ड लेंस का यूज किया जाता है, जिसे LCD चश्मे कहा जाता है एग्जैक्टली। तो पोलराइज्ड टाइप का जो उसमें लेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम 3D फिल्मों को देख पाते हैं, वो हमारे पास तक दिखाई देती हैं। तो बेसिकली उसमें इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो समुद्र में जो सीपी होती है वो किस कारण से हमें देखना जो है चमकदार या एक बहुत ज़्यादा सुनहरी दिखाई देती है। तो उसका सीधा सा रीज़न क्या होता है कि उसमें ध्रुवण टाइप का एक प्रोसेस होता है, घटना होती है, जिसकी वजह से लाइट उसमें कर्व करती हुई चारों तरफ घूमती हुई नज़र आती है और ऐसा हमें दिखाई देता है इस वजह से। तो ऑप्शन सी इसके लिए ध्रुवण सही होगा, यानी कि वहाँ पर लाइट जो है सुनहरी दिखने का कारण क्या होता है, ध्रुवण प्रोसेस होता है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही याद कर लें। काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए उसमें आने वाली हैं, जो आपका DFCCIL एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनको जरूर टिक कर लें कि जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ पे है। एशिया की जो सबसे बड़ी जो एक दूरबीन है वो किस जगह पे रखी हुई है। तो ये कवालूर नाम की एक जगह है जहाँ पर ये दूरबीन रखी हुई है। एग्जैक्टली ये VBO यानी कि वेणु बप्पा ऑब्जर्वेटरी जो है वेधशाला कहलाता है। ये वेणु बापू वेधशाला ऑब्जर्वेटरी जो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा संचालित है और ये खगोलीय वेधशाला है। एग्जैक्टली ये जगह जो है तमिलनाडु में पड़ती है और तमिलनाडु के वेल्लोर में जिले में एक जगह है कवालूर, इस जगह पर यह पड़ता है। तो इसी जगह वेधशाला में जो है वेणु बापू दूरबीन स्थित है और जिस जगह पे ये एशिया की विशालतम दूरबीन का गौरव इसे प्राप्त है, यानी कि ये दूरबीन सबसे बड़ी है। एग्जैक्टली इसका जो उसकी बात करें कि इसका डायमीटर यानी इसकी गोलाई जो इसमें पाइप लगी हुई है वो 2.3 मीटर की पाइप इसके अंदर लगी, मतलब इतने इसका डायमीटर है, व्यास है। तो इसमें अगर इसके जो उसकी बात करें अगर हम लोग के इसका रेडियस, तो रेडियस 1.15 के आसपास इसमें होगा। तो इतना इसमें जो है इतने मीटर का इसमें रेडियस इसका यूज होता है। तो इतना बड़ा ये दूरबीन है जो वहाँ तमिलनाडु में रखा हुआ है। तो आज के ये थे 26 क्वेश्चंस जो जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल एक सीरीज़ में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को फिर देखेंगे, इसके आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे अगले क्वेश्चंस के आगे की चीज़ों को। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें। कल एक ऐसे ही पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।